हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। अभी तक हिस्ट्री के हम लोगों ने जितने भी क्लास पढ़े हैं इसमें हम लोगों ने उत्तर भारत की चर्चा की है कि उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन से साम्राज्य का उदय हुआ और किस तरह से साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये सभी चर्चा हम लोगों ने उत्तर भारत की थी। लेकिन जब उत्तर भारत में इतना कुछ हो रहा था तो दक्षिण भारत में भी कुछ ना कुछ होता होगा। दक्षिण भारत में भी किसी न किसी राजवंश का शासन चलता होगा, वहाँ पर भी किसी न किसी का साम्राज्य होगा। तो आज की इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, दक्षिण भारत की बात करेंगे कि दक्षिण भारत में हमें कौन कौन से राजवंश देखने को मिलते हैं और यहाँ से किस तरह के एग्जाम में सवाल बनते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की। वैसे तो दक्षिण भारत में बहुत सारे राजवंश हुए, लेकिन हम उन्हीं राजवंश की चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रमुख हैं, मुख्य हैं। तो दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश हमें चार देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। पहला है पल्लव वंश, दूसरा है चोल वंश, तीसरा है राष्ट्रकूट वंश और चौथा है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश भी हमें तीन प्रकार के मिलते हैं: कल्याणी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश और बैंगी के चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश को बादामी के चालुक्य वंश भी कहा जाता है। तो वातामी बादामी दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज ना करें दोस्तों। वातापी के चालुक्य वंश को बादामी का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में हमें चार प्रमुख राजवंश देखने को मिलते हैं: पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश में भी हमें तीन प्रकार मिलते हैं: कल्याणी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश और बैंगी के चालुक्य वंश। अब चलिए हम भारत के मैप में समझते हैं कि इन राजवंशों का कहाँ कहाँ शासन व्यवस्था था। तो ये हमारा भारत का रहा मैप, दक्षिण भारत का मैप है। तो दक्षिण भारत में जो सबसे नीचे है ये तमिलनाडु वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला तमिलनाडु का, ये आपका चोल का है, चोल राजवंश का यह साम्राज्य था। उसके बाद आपका उससे ऊपर जाते हैं जब उत्तर की ओर, तो यहाँ भी कर्नाटक वाला हिस्सा है, यहाँ पल्लव राजवंश है। और इसके ऊपर में आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में बैंगी राजवंश है, बैंगी के चालुक्य राजवंश। उसके बाद इधर ये तो हो गया आपका पूर्वी ओर। इधर आप अगर पश्चिमी ओर की बात करें, दक्षिण भारत के पश्चिमी हिस्से में, तो यहाँ पे आपका कर्नाटक वाले हिस्से में देखने को मिलेगा वातापी के चालुक्य वंश। ये वाला जो पार्ट है ये आपका वातापी का चालुक्य वंश है, जो कर्नाटक वाले हिस्से में आता है। उसके बाद इसके ऊपर में, इसके उत्तर में यहाँ पे जो ये पार्ट दिख रहा है ये आपका है राष्ट्रकूट वंश, जो आपका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आता है। और इसके उत्तर में हमें कल्याणी का चालुक्य राजवंश देखने को मिलता है। तो ये हो गया लोकेशन इन सभी राजवंशों का। अब चलिए हम इन राजवंशों के बारे में एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि यहाँ से किस तरह के सवाल बनते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जान लिया दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को, जो पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश में भी हम लोगों ने तीन टाइप देखा, तीन प्रकार देखा, और इन्हें हम लोगों ने मैप के माध्यम से भी समझ लिया। अब हम लोग इसमें सबसे पहले बात करेंगे पल्लव वंश की। पल्लव वंश की बात करते हैं, पल्लवा डायनेस्टी की। पल्लव वंश की बात करें तो इसमें जो प्रमुख शासक हुए वे थे श्री विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तो पल्लव वंश के ये जो शासक हैं इनके क्रम को भी हमें याद रखना है, इनके क्रम को विशेष रूप से याद रखना है। पहले श्री विष्णु, फिर महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन द्वितीय। अब एक एक करके इन सभी शासकों के बारे में समझते हैं कि इनमें क्या क्या खास बातें हैं और इन शासकों से कहाँ कहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं श्री विष्णु की। श्री विष्णु की बात करें तो इस पल्लव वंश के संस्थापक, फाउंडर श्री विष्णु थे। श्री विष्णु पहले राजा थे और पल्लव वंश के संस्थापक भी थे श्री विष्णु। और श्री विष्णु पल्लव वंश की, पल्लव साम्राज्य की राजधानी बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं कांची को। इसे कांचीपुरम भी कहते हैं और यह तमिलनाडु में स्थित था। तो श्री विष्णु से हमें दो पॉइंट याद रखना है। श्री विष्णु से पहला पॉइंट कि ये संस्थापक थे पल्लव वंश के। दूसरा पॉइंट, श्री विष्णु राजधानी बनाते हैं पल्लव वंश का कांचीपुरम यानी कांची, जो तमिलनाडु में स्थित है। अब आगे हम लोग बात करते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम की। श्री विष्णु हो गया, अब आगे हम लोग बात करते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम की। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था मत विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक पुस्तक की रचना की थी मत विलास प्रहसन, और मत विलास महेंद्र वर्मन प्रथम का एक उपाधि भी है। तो अगर मत विलास रहा तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम का उपाधि हो गया, और अगर मत विलास में प्रहसन ऐड हो गया, अगर प्रहसन जुड़ गया, तो मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। एक पुस्तक की इसने रचना की थी, वो रचना है। अब आगे बात करते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम शुरू में जैन धर्म को मानते थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे।
परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आ जाते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, और ये शैव धर्म को मानने लगते हैं, ये शैव धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। तो महेंद्र वर्मन शुरू में जैन धर्म को मानते थे, उसके बाद तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर ये शैव धर्म को मानने लगे। तो महेंद्र वर्मन प्रथम से भी हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात, मत विलास प्रहसन की रचना की थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने, और मत विलास इनकी उपाधि भी है, महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि भी है मत विलास। और मत विलास में अगर प्रहसन जुड़ जाता है तो वह उनकी रचना हो जाती है, पुस्तक हो जाती है। और महेंद्र वर्मन प्रथम शुरू में जैन धर्म को मानते थे, किंतु एक संत थे तमिल संत अप्पर, इनके प्रभाव में आकर महेंद्र वर्मन प्रथम शैव धर्म को मानने लगे। तो श्री विष्णु और महेंद्र वर्मन प्रथम ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम की। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, वह मंदिर था महाबलीपुरम मंदिर। इसे एकाश मंदिर भी कहा जाता है और इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। महाबलीपुरम मंदिर, यहाँ से कई बार सवाल बनते हैं। यहाँ से सवाल बनता है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम का मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? तो दक्षिण भारत का राजवंश पल्लव वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो इतने सारे सवाल महाबलीपुरम के मंदिर से बनता है। महाबलीपुरम मंदिर को ही एकाश मंदिर कहा जाता है और इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। महाबलीपुरम मंदिर पांडवों से संबंधित है, महाभारत के जो पांडव हैं उनसे संबंधित है महाबलीपुरम मंदिर। और इसमें जो रथ है, रथ मंदिर इसलिए बोलते हैं कि इसमें कुल 7 रथ देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा रथ है धर्मराज का, धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है। और सबसे छोटा जो रथ है वह है द्रौपदी का। द्रौपदी जानते हैं, पांडवों की पत्नी द्रौपदी। तो महाबलीपुरम मंदिर से इतने सारे सवाल बनते हैं। आगे बात करते हैं तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड और महामल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी कोंड और महामल की उपाधि धारण की थी। अब वातापी कोंड, वातापी ये सुना सुना लग रहा है, वातापी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वातापी के चालुक्य वंश। अब वातापी कोंड कैसे संबंधित हो गया नरसिंह वर्मन प्रथम से, इसके बारे में समझते हैं। तो ये रहा हमारा पल्लव वंश और इधर हमारा रहा वातापी वंश, वातापी के चालुक्य वंश। तो इन राजवंशों के बीच लड़ाई होते रहता था, युद्ध होते रहता था। इनके बीच युद्ध होने के 2 कारण थे। पहला कारण, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करते थे कि दूसरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लेंगे और अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, पहला कारण। दूसरा कारण, धर्म के लिए भी इनके बीच युद्ध होता था। कुछ राजवंश वैष्णव धर्म को मानते थे, कुछ राजवंश शैव धर्म को मानते थे। तो धर्मों के कारण भी इन राजवंशों के बीच युद्ध देखने को मिलता था। तो वातापी के चालुक्य वंश और पल्लव वंश, इन दोनों के बीच संघर्ष होते रहता था, युद्ध होते रहता था। तो वातापी का जो चालुक्य वंश है, इसके एक प्रमुख शासक थे, सबसे शक्तिशाली शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। और पल्लव वंश के जो शासक थे आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। तो पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम और वातापी के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें वातापी के चालुक्य वंश के जो सबसे प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय, वह हार जाता है और नरसिंह वर्मन प्रथम इस युद्ध में जीत जाता है। और वातापी के चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम हराता है। इसलिए उसको हराने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली थी और साथ ही महामल की उपाधि धारण की थी। इन्हें याद रखना बहुत आसान है। महामल, मल्ल युद्ध कौन लड़ता है? जो शेर जैसा इंसान होता है, जिसके नाम में शेर हो, बहादुर। तो नरसिंह नाम है तो नरसिंह मल्ल युद्ध करेगा। तो महामल की उपाधि नरसिंह ने धारण की थी। अब ये प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, तो मल्ल युद्ध कर रहा है, तो जो सिंह होता है वो हमेशा प्रथम आता, फर्स्ट करता, कभी हारता नहीं। तो यहाँ से फर्स्ट हो जाएगा। तो नरसिंह वर्मन प्रथम महामल की उपाधि धारण की थी। और वातापी कोंड याद रह जाएगा क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो यहाँ से कई बार सवाल बनते हैं कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। महामल की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में ही चीनी यात्री हुएनसांग कांची आते हैं। कई बार यहाँ से सवाल बनता है, चीनी यात्री हुएनसांग। सबसे पहले बात करें तो हुएनसांग किसके शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और जब हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, उस समय
ये तो उत्तर भारत की बात हुई, उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल था। लेकिन उसी के शासनकाल के समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, तो दक्षिण भारत में पल्लव वंश का शासन था और उस समय नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आते हैं पल्लव वंश की राजधानी में। पल्लव वंश की राजधानी में कांची आते हैं चीनी यात्री हुएनसांग। तो कई बार यहाँ से सवाल बनता है कि चीनी यात्री हुएनसांग किनके शासनकाल में आए थे, तो हर्षवर्धन ऑप्शन में रहता ही नहीं है, आपका ऑप्शन में मिलेगा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो हम लोग हर्षवर्धन पढ़ते रहते हैं कि चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो जब हम लोग ऑप्शन में हर्षवर्धन नहीं मिलता तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये तो उत्तर भारत की बात थी, लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम थे। तो यहाँ से भी सवाल बनेंगे कि चीनी यात्री हुएनसांग किनके शासनकाल में भारत आए थे, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। हर्षवर्धन रहेगा तो हर्षवर्धन, नरसिंह वर्मन प्रथम रहेगा तो नरसिंह वर्मन प्रथम। अगर पूछा जाए कि चीनी यात्री हुएनसांग किनके शासनकाल में दक्षिण भारत आए थे या किनके शासनकाल में कांची आए थे, तो भी होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। और हुएनसांग को यात्रियों का राजा कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में ये याद रखना है कि इन्होंने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे एकाश मंदिर भी कहा जाता है और साथ ही साथ रथ मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी और साथ ही महामल की उपाधि धारण की थी। और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुएनसांग कांची आते हैं, यानी कांचीपुरम में आते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में भी पढ़ लिया। तो शिव विष्णु कंप्लीट हो गया, महेंद्र वर्मन कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ नरसिंह वर्मन कंप्लीट हो गया, नरसिंह वर्मन प्रथम। अब आगे बात करते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय की। तो इनके बारे में वैसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है जिनसे एग्जाम में सवाल बनता है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब आगे बात करेंगे परमेश्वर वर्मन प्रथम की। परमेश्वर वर्मन प्रथम की बात करें तो ये भी शैव धर्म को मानता था, परमेश्वर वर्मन प्रथम। और इसने भी बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। लोकादित्य की उपाधि धारण की थी, एकमल, रणविजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन, ये सभी परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधियां थीं। और साथ ही साथ परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम के बारे में इतना ही याद रखना है कि इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की थी। इनमें लोकादित्य की थी, एकमल, रणविजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन, ये सभी परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधियां हैं। और साथ ही साथ इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो यहाँ से हम लोगों ने परमेश्वर वर्मन प्रथम की बात कर ली। अब आगे हम लोग बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय की। नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का जब शासन चल रहा था दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासनकाल में, जब दक्षिण भारत में पल्लव वंश का शासन था और पल्लव वंश के शासनकाल में नरसिंह वर्मन का शासन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय का, तो उस समय उसके शासनकाल में उत्तर भारत में अरबों का आक्रमण होता है। तो अरबों का आक्रमण जब होता है उत्तर भारत में, उस समय दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन था। तो कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि जब उत्तर भारत में अरबों का आक्रमण हुआ उस समय दक्षिण भारत में किस राजवंश का शासन था, पल्लव राजवंश का। और पल्लव राजवंश में किसका शासन था, किस शासक का, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन था। आगे बात करते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और कांची के कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कैलाश मंदिर हमें दो देखने को मिलते हैं, एक तो महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर है एलोरा गुफा में जो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, और एक कांची में करवाया कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो कई बार यहाँ से भी सवाल बनते हैं कि राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। और राज सिद्धेश्वर मंदिर किसे कहा जाता है, तो कांची के कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। यह जो मंदिर था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य कला में हुआ है और इस मंदिर के निर्माण के बाद ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो कई बार यहाँ से भी सवाल बनता है कि
वह कौन सा मंदिर है जिसका सबसे पहले निर्माण हुआ था और वह हुआ था द्रविड़ स्थापत्य कला में? तो वह मंदिर है कांची का कैलाश मंदिर या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो कांची का कैलाश मंदिर होगा तो कांची का कैलाश मंदिर, या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर होगा तो राज सिद्धेश्वर मंदिर। यह द्रविड़ स्थापत्य कला का मंदिर है। अब बात करें तो यहीं से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो स्थापत्य कला हमें 3 तरह के मिलते हैं। द्रविड़ स्थापत्य कला जो फेमस है, जो प्रसिद्ध हुआ आपका दक्षिण भारत की ओर, और उत्तर भारत की ओर नागर स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। द्रविड़ स्थापत्य कला दक्षिण भारत में और नागर स्थापत्य कला उत्तर भारत में, और नागर और द्रविड़ दोनों के मिक्सर बेसर स्थापत्य कला कहलाया। यानी नागर और द्रविड़, नागर स्थापत्य कला और द्रविड़ स्थापत्य कला के मिक्स वर्जन, जिसको मिक्स कर दिया गया, यानी द्रविड़ स्थापत्य कला का भी कुछ भाग और नागर स्थापत्य कला का भी कुछ भाग, दोनों को मिक्स करके एक नया कला बन गया, वह हो गया बेसर स्थापत्य कला। तो हमें स्थापत्य कला 3 देखने को मिलते हैं, द्रविड़ स्थापत्य कला, नागर स्थापत्य कला और बेसर स्थापत्य कला। द्रविड़ स्थापत्य कला फेमस हुआ दक्षिण भारत में, द्रविड़ से दक्षिण भारत, और नागर स्थापत्य कला का फेमस हुआ उत्तर भारत में। अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें तो महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक और मंदिर का निर्माण करवाया, सौर मंदिर का, और यह निर्माण महाबलीपुरम में करवाया। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय से हमें इतनी सारी बातें याद रखनी है। तो क्या याद रखना है? नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही उत्तर भारत में अरबों का आक्रमण देखने को मिलता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य कला में हुआ है, और द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत इस मंदिर के निर्माण से ही होता है। और साथ ही नरसिंह वर्मन द्वितीय एक और मंदिर का निर्माण करवाते हैं जिसका नाम है सौर मंदिर, और यह निर्माण महाबलीपुरम में करवाते हैं। आगे बात करें तो पल्लव वंश के अंतिम शासक आपके अपराजित वर्मन थे। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन, इनके नाम में ही पराजित है, अपराजित है मतलब पराजित नहीं होगा, लेकिन पराजित वर्ड, पराजित मतलब अंतिम शासक, तो आराम से याद रख सकते हैं अपराजित वर्मन, अंतिम शासक अपराजित वर्मन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पल्लव राजवंश को कंप्लीट कर लिया। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हम लोगों ने पहला जो पार्ट है पल्लव राजवंश, पल्लव वंश को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पल्लव वंश के यहीं से सवाल बनते हैं, इन्हीं से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो पल्लव वंश कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में, आगे के वीडियो में हम दक्षिण भारत के आगे के और राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।